गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। आज हमारा ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2 है, मानव बस्तियाँ, जिसके अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एबेसेड है और विस्तृत व्याख्या आपको दी गई है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि भारत की ग्रामीण बस्तियों के प्रकार हैं, यानी भारत में कितने प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। ऑप्शन है 2, 4, 6, 3। तो देखिए, भारत में 4 प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। वो 4 प्रकार की ग्रामीण बस्तियां कौन कौन सी हैं, नीचे व्याख्या में आप देखिए। यानी ग्रामीण बस्तियों के 4 प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहली आती है गुच्छित बस्ती। गुच्छित बस्ती को संकुलित बस्ती, आकेंद्रित बस्ती भी कहते हैं। दूसरी है अर्धगुच्छित बस्ती, जिसे विखंडित बस्ती भी कहते हैं। तीसरी है पल्ली बस्ती, जिसे नगला, पूर्वा, पान्ना, डाणी भी कहते हैं। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि पल्ली बस्तियों के स्थानीय नाम हैं, तो आप लिख देना। यानी जो पल्ली बस्तियां हैं उनके स्थानीय नाम नगला, पान्ना, पाड़ा, डाणी, ये इन बस्ती के स्थानीय नाम हैं। चौथी आती है प्रक्षेपित बस्ती, जिसे एकांकी बस्ती के नाम से भी जानते हैं। तो ये हैं 4 प्रमुख है ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करते हैं। आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में जो कार्य करते हैं वो नगर करते हैं। नगर आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करते हैं। तो 2 में ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सा कथन है सत्य है। 4 कथन दिए हैं, जिसमें से आपको सत्य कथन कौन सा है वो बताना है। पहला है प्राथमिक क्रियाएं ग्रामीण बस्तियों से संबंधित हैं। बिल्कुल है, जो प्राथमिक क्रियाएं हैं वो ग्रामीण बस्तियों से संबंधित हैं। दूसरा, ग्रामीण बस्तियों के प्रमुख कार्य कृषि से संबंधित हैं। बिल्कुल, गांव में रहने वाले लोग कृषि कार्य करते हैं। तीसरा, भारत में नगरों का अभ्युदय प्रागैतिहासिक काल में हुआ। बिल्कुल, ये भी राइट है। चौथा, ग्रामीण बस्तियों में लोगों के सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं। बिल्कुल है, चौथा भी सही है। तो ये चारों ऑप्शन हैं, ये सही है। तो उत्तर होगा ड, 1, 2, 3, 4 सही हैं। इनके बाद हम इसमें थोड़ी सी व्याख्या की बात करते हैं। इसमें ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, नगरीय बस्तियों की विशेषताएं आपको पूछ सकता है। कई बार ग्रामीण और नगरीय बस्तियों की विशेषता में अंतर आपको पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामीण बस्तियों की विशेषताओं की। तो ग्रामीण बस्तियों की पहली विशेषता है कि ग्रामीण बस्तियां प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से संबंधित होती हैं। अर्थात ग्रामीण बस्तियों में निवास करने वाले लोग प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न रहते हैं। पहली विशेषता तो है ये। दूसरी, ग्रामीण बस्तियों के लोगों के सामाजिक संबंध हैं वो होते हैं घनिष्ठ होते हैं, अर्थात मधुर होते हैं। दूसरी। तीसरी, ग्रामीण बस्तियों के लोग नगरीय बस्तियों के लोगों को भोजन एवं कच्चा माल उपलब्ध करवाते हैं। 3 विशेषता हो गई ग्रामीण बस्तियों की। चौथी विशेषता, ग्रामीण बस्तियों का आकार बड़ा नहीं होता है, ग्रामीण बस्तियों का आकार छोटा होता है। ग्रामीण बस्तियों में विरल जनसंख्या निवास करती है। ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले लोग कम गतिशील होते हैं। ये ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं याद रखना 6। अब हम बात करते हैं
नगरीय बस्तियों की विशेषताएं। कई बार इनमें अंतर भी पूछ लेता है, विशेषता भी पूछ लेता है। तो आइए हम बात करते हैं नगरीय बस्तियों की विशेषताएं। नगरीय बस्तियों में निवास करने वाले लोग द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक कार्यकलापों में संलग्न रहते हैं। दूसरी विशेषता, नगरीय बस्तियों में निवास करने वाले लोगों के सामाजिक संबंध औपचारिक होते हैं, घनिष्ठ नहीं होते हैं, केवल औपचारिक होते हैं। तीसरी, नगरीय बस्तियों के लोग ग्रामीण बस्तियों के लोगों को तैयार माल एवं अन्य सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। चौथी विशेषता, ग्रामीण बस्तियों का आकार बड़ा होता है। पांचवी, ग्रामीण बस्तियों में सघन जनसंख्या निवास करती है। और लास्ट विशेषता, ग्रामीण बस्तियों के लोग यानी नगरीय बस्तियों के लोग अधिक गतिशील होते हैं। यहाँ पर आप नगरीय बस्तियाँ लगाना, भूल से ग्रामीण बस्तियाँ लिखा गया है, नगरीय बस्तियाँ। ये थी नगरीय बस्तियों की विशेषताएं 6, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उपजाऊ जलोढ़ मैदानों एवं उत्तरी पूर्वी राज्यों में कौन सी ग्रामीण बस्तियों के प्रकार हैं। यानी जहाँ पर उपजाऊ जलोढ़ मैदान हैं या उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, वहाँ पर कौन सी बस्तियाँ हैं। गुच्छित बस्तियाँ, अर्धगुच्छित बस्तियाँ या पल्ली बस्तियाँ या प्रक्षेपित बस्तियाँ। तो उपजाऊ जलोढ़ मैदानों एवं उत्तरी पूर्वी राज्यों के अंदर गुच्छित बस्तियाँ निवास करती हैं। कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि गुच्छित, अर्धगुच्छित इन बस्तियों की विशेषताएं आपको एग्जाम में पूछ लेता है या कई बार अंतर आपको पूछ लेता है। तो आइए हम बात करते हैं गुच्छित बस्तियों की विशेषताओं के बारे में। तो देखिए, गुच्छित बस्तियों में घर बिल्कुल पास पास बने होते हैं, घर पास पास बने होते हैं। और गुच्छित बस्तियों के अंदर जो घर हैं वो कृषि क्षेत्र से अलग बने होते हैं, यानी कृषि क्षेत्र अलग होगा, घर हैं वो अलग होगा, लेकिन घर इसमें होंगे क्या, बिल्कुल पास पास होंगे। तीसरी विशेषता, गुच्छित बस्तियां उपजाऊ जलोढ़ मैदानों एवं अन्य उत्तरी पूर्वी राज्यों के अंदर पाई जाती है। इनके साथ साथ राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्र में जहां पर जल संसाधनों के निकट भी ये बस्तियां आपको दिखाई देंगी। चौथी विशेषता, गुच्छित बस्तियों में घरों का समूह एक संयंत्र एवं संकुलित रूप को प्रदर्शित करता है। गुच्छित बस्तियों में घरों का समूह एक संयंत्र एवं संकुलित रूप प्रदर्शित करता है। पांचवी विशेषता, गुच्छित बस्तियों की आकृति ज्यामिति आकृति प्रस्तुत करती है। कौन सी आकृति, ज्यामिति, जैसे आयताकार है, अरीय है, रेखिक है। इस प्रकार से गुच्छित बस्तियों की आकृतियां बनी होती हैं। कई बार एग्जामिनर प्रश्न पूछ लेता है कि गुच्छित बस्तियां किस प्रकार के ज्यामितीय प्रतिरूप को प्रदर्शित करती हैं। तो आप लिख सकते हैं आयताकार, अरीय एवं रेखीय। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से प्राचीन नगर का उदाहरण है। वेरी इंपॉर्टेंट है। व्याख्या और व्याख्या के साथ ये प्रश्न, क्या प्रश्न है कि प्राचीन नगरों का उदाहरण है, यानी आपके मध्यकालीन नगर भी हैं और आधुनिक नगर हैं। यहाँ पर प्राचीन नगरों का उदाहरण पूछा है। तो ऑप्शन ए प्रयाग, इलाहाबाद बिल्कुल इसका उदाहरण है। पाटलिपुत्र यानी पटना, ये भी इसका उदाहरण है। वाराणसी भी है, मदुरई भी है। तो प्रयाग, पाटलिपुत्र, वाराणसी, मदुरई ये प्राचीन नगरों के उदाहरण हैं। तो इसमें द ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट होगा। ये भी ध्यान रखना कि प्राचीन नगरों में जो वाराणसी है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर है। प्राचीन नगरों में वाराणसी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर माना जाता है। अब हम बात करते हैं मध्यकालीन नगरों के उदाहरण की। मध्यकालीन नगरों के उदाहरण में दिल्ली है, हैदराबाद है, जयपुर है, आगरा है, लखनऊ है, नागौर है।
ये मध्यकालीन नागपुर, ये मध्यकालीन नगरों के उदाहरण हैं, इंपॉर्टेंट हैं, एग्जामिनर पूछ सकता है। अब बात करते हैं आधुनिक नगरों की। आधुनिक नगरों की यदि हम बात करें तो देखिए शिमला, शिमला एक पर्वतीय आधुनिक नगर है। शिमला एक पर्वतीय आधुनिक नगर है। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, बरौनी ये एक आधुनिक औद्योगिक नगरों के उदाहरण हैं। आधुनिक औद्योगिक नगरों के उदाहरण हैं, जबकि शिमला पर्वतीय नगरों का उदाहरण है। 1850 के बाद आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का विकास हुआ। यानी 1850 के बाद आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का विकास हुआ, जिसका उदाहरण है जमशेदपुर, जिसका उदाहरण है जमशेदपुर। इनके बाद में सूरत है, दमन है, पांडिचेरी है, गोवा है। ये आधुनिक नगरों के बंदरगाह हैं, बंदरगाह नगर हैं। ये आधुनिक नगरों के बंदरगाह नगर हैं। इसी प्रकार से चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर ये आधुनिक नगरों के प्रशासनिक नगर हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको डिटेल से समझाने की ये कोशिश की है। एग्जामिनर पूछ ले कि जमशेदपुर किस नगर का उदाहरण है, तो आप लिखोगे औद्योगिक नगर का उदाहरण है, आधुनिक औद्योगिक नगर का उदाहरण है। नोट, 1850 के बाद आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का विकास हुआ, जैसे जमशेदपुर पर बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6, गेरिसिन नगर का उदाहरण है। गेरिसिन का उपनाम भी आप याद रखना। गेरिसिन नगर का उदाहरण है अंबाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर। तो ये सारे के सारे गेरिसन नगर के उदाहरण हैं। ये यानी 5 के 5 हैं, ये गेरिसन नगर के उदाहरण हैं। साथ में कुछ अन्य नगरों के उदाहरणों के नाम भी आपको याद है रखने हैं। तो आइए हम बात करते हैं शैक्षिक नगरों के उदाहरण, जैसे वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी, कोटा, रुड़की, प्रयागराज, इलाहाबाद। ये शैक्षिक नगर यानी शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित नगर हैं भारत के। और यदि आपको पूछ ले पर्यटन नगरों के उदाहरण, पर्यटन नगरों के उदाहरण नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमंडी, और ये राजस्थान के दो हैं, जोधपुर और जैसलमेर, ये राजस्थान के हैं। यदि आपको पूछ ले धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगरों के उदाहरण, तो पुष्कर, अजमेर, ये राजस्थान का धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगरों का उदाहरण है। इसके अलावा वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मधुरै, पुरी, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, ये धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगरों के उदाहरण हैं। यदि आपको वाणिज्यिक नगरों के उदाहरण पूछ ले, तो कोलकाता, सतना, सहारनपुर, कोलकाता, सतना, सहारनपुर ये वाणिज्यिक नगरों के उदाहरण हैं। यदि आपको माइनिंग नगरों के उदाहरण पूछ ले, तो रानीगंज, डिगबोई, अंकलेश्वर, झरिया ये हैं। माइनिंग नगरों के उदाहरण पूछे तो रानीगंज, डिगबोई, अंकलेश्वर, झरिया। यदि आपको परिवहन नगरों के उदाहरण पूछे तो कांडला, कोच्चि, विशाखापट्टनम, कोझिकोड ये मुख्य बंदरगाह हैं। यदि आपको औद्योगिक नगरों के उदाहरण पूछे तो मुंबई है, सलेम है, जमशेदपुर है, हुगली है, भिलाई है, कोयम्बटूर है, मोदी नगर है, ये औद्योगिक नगरों के मुख्य उदाहरण हैं। यदि आपको प्रशासनिक नगरों के उदाहरण पूछ ले 4, तो नई दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, गांधीनगर, इम्फाल, चेन्नई, भोपाल, शिलोंग, गुवाहाटी और श्रीनगर, यानी राज्यों की राजधानियां इसे प्रशासनिक नगरों के अंतर्गत आ जाएंगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, पर्सन यहीं से आएंगे। मैं दावा करता हूं, विश्वास दिलाता हूं, बाहर से पर्सन नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी बड़े सहंत गांव के विखंडन से किस प्रकार की बस्तियों का निर्माण हुआ। बड़ा शानदार प्रश्न है कि किसी बड़े सहंत गांव के विखंडन से किस प्रकार की बस्तियों का निर्माण होता है। गुच्छित बस्तियां, अर्धगुच्छित बस्तियां,
पल्ली बस्तियां, प्रक्षेपित बस्तियां। तो इसका राइट उत्तर होगा वो अर्धगुच्छित। किसी सहत गांव के विखंडन से अर्धगुच्छित बस्तियों का निर्माण होता है। अब बात कर लेते हैं अर्धगुच्छित बस्तियों की विशेषताओं की। अर्धगुच्छित बस्तियों की 3 मुख्य विशेषता हैं, ध्यान रखना। अर्धगुच्छित बस्तियां किसी एकांकी बस्ती के किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रकृति का परिणाम है। अर्धगुच्छित बस्तियां किसी एकांकी बस्ती के किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रकृति का परिणाम है। अर्धगुच्छित बस्तियां किसी बड़े सहत गांव के विखंडन का परिणाम है। ऐसी बस्तियां गुजरात और राजस्थान के कुछ भागों में आपको मिलेंगी। ये इनके क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों के लिए कौन सा भौतिक कारक उत्तरदायी नहीं है? ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों के लिए कौन सा भौतिक कारक उत्तरदायी नहीं है? उत्तरदायी नहीं है तो भूभाग यानी स्थलाकृति, ये तो उत्तरदायी है। ऊंचाई यानी उचावच, ये भी है। जलापूर्ति, जलवायु, ये भी है। लेकिन जाति और धर्म का इससे कोई संबंध नहीं है, तो इसमें द ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि परीक्षित बस्तियां कहाँ पाई जाती हैं? परीक्षित बस्तियां कहाँ पाई जाती हैं? मेघालय के अंदर मिलेंगी, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में मिलेंगी, केरल में मिलेंगी, उपयुक्त सभी जगह मिलेंगी। यानी जो प्रक्षेपित बस्तियां मेघालय, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल में सभी जगह पाई जाती हैं। 4 प्रकार की ग्रामीण बस्तियां हैं। ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो आप इनको याद करना। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले गुच्छित बस्तियों की। गुच्छित बस्तियां उपजाऊ जलोढ़ मैदानों एवं उत्तरी पूर्वी राज्यों और राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्रों में जल संसाधनों के निकट पाई जाती हैं। सुरक्षा की दृष्टि से गांव में लोग रहते हैं, जैसे मध्य भारत के बुंदेलखंड और नागालैंड में ये बस्तियां पाई जाती हैं। अर्धगुच्छित बस्तियां गुजरात के मैदानी भागों में और राजस्थान के कुछ भागों के अंदर पाई जाती हैं। जो पल्ली बस्तियां हैं वो हिमालय की निचली घाटियों एवं निम्न गंगा के मैदान और छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर पाई जाती हैं। प्रक्षेपित बस्तियां भारत के मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के कुछ भागों के अंदर पाई जाती हैं। तो ये याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बस्तियों में लोगों के समूहन का मुख्य आधार क्या है? बड़ा शानदार प्रश्न है कि बस्तियों में लोगों के समूहन का मुख्य आधार क्या है? कृषि, जल, उद्योग या पोषण? तो मुख्य आधार है पोषण। क्या है? पोषण। 11वां क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य क्या है? शहरों को बढ़ावा देना, गांवों को बढ़ावा देना, उद्योगों को बढ़ावा देना, बेरोजगारी को बढ़ावा देना। तो स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य है शहरों को बढ़ावा देना। ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में नगरीय जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर 46.14% किस वर्ष दर्ज की गई? बड़ा शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में नगरीय जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कितनी? 46.14% किस सन में दर्ज की गई? 1961, 1971, 1981, 1991। तो जो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि है वो 1981 में दर्ज की गई 46.14। न्यूनतम 0.35% दर्ज की गई 1911 में। ये नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि पूछी है, थोड़ा सा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे बड़ा नगरीय संकलन है। सबसे बड़ा नगरीय संकलन आप सबको पता है, वृहद मुंबई। क्या है? वृहद मुंबई सबसे बड़ा नगरीय संकलन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से जो बस्तियों के विकास के लिए उत्तरदायी दशाएं नहीं है, उत्तरदायी दशाएं नहीं है, तो निम्न में से बस्तियों के विकास के लिए उत्तरदायी
जैसे सुरक्षा, सुरक्षा तो है, भू आकृति भी है, जलापूर्ति भी है, लेकिन मनोरंजन नहीं है इसमें। मनोरंजन बस्तियों के विकास के लिए उत्तरदायी कारक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सुरक्षा है, भू आकृति है, जलापूर्ति है। तो ये थे इस लेसन के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न व्याख्या सहित। कल हम लेसन नंबर करेंगे 3, भू संसाधन तथा कृषि। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जितना ज़्यादा वीडियो लोग देखेंगे उतना ही इम्पोर्टेंट और जल्दी जल्दी हम आपको वीडियो दे पाएंगे, अन्यथा हम वीडियो आपको नहीं दे पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।